हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। पिछले क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है और मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम ऑलरेडी 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जो भी बच्चा पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियोस देख लो ताकि इस वीडियो में तुमको थोड़ा सा बेटर समझ में आए, ठीक है। क्योंकि कुछ वर्ड्स है जो वहाँ पर पढ़ाए गए हैं तो यहाँ पर यूज़ होने वाला है, ठीक है। चलो तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद था हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या फंक्शंस है मैनेजमेंट का, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स मतलब, ग्रुप का मतलब जब बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं उसको अपने बोलते हैं ग्रुप। तो हर एक ग्रुप, जो हर एक लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ एक गोल है, कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव है। तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का भी एक ऑब्जेक्टिव है और मैनेजमेंट क्या करता है, उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को अचीव करने में मदद करता है, ठीक है। देखना, मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब एक साथ लाना, इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स along with the organizational objectives। तो बोला कि हर एक व्यक्ति का अपना ऑब्जेक्टिव है और इंटीग्रेट करता है, साथ में लाता है अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इनका जो एफर्ट्स है, इनका जो काम है, इनका जो मेहनत है, उसको चैनलाइज करता है एक कॉमन डायरेक्शन में। और कॉमन डायरेक्शन में चैनलाइज करने से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे होंगे लेकिन ऐसा हो सकता है फिर भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव ना हो, क्योंकि वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। ये भी, ए भी अच्छा कर रहा है, बी भी अच्छा कर रहा है, सी भी अच्छा कर रहा है, लेकिन उनका डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब वो लोग अलग अलग चीज अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। बल्कि ए, बी और सी मिलकर काम करेंगे ए के डायरेक्शन में, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है, अच्छा मैनेजर जो है वो इंश्योर करता है कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, वो एक कॉमन डायरेक्शन में काम करें। तब क्या होगा, तब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब पिछले क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या था, कम खर्चा करना, है ना। एफिशिएंसी का मतलब है रिड्यूस द कॉस्ट। और कॉस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बाय मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करेंगे, उसके लॉस को, उसको वेस्टेज को मिनिमाइज करेंगे, तो अपने आप कम रॉ मटेरियल लगेगा फिनिश गुड्स बनने में, और उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। और ऑब्वियसली अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, अगर सस्ता में सामान बनेगा तो फिर हम सस्ता में उसको बेच भी पाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट, कम करना चाहते हैं कॉस्ट, एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट फोकस करता है किस पे, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है व्हाट इज एफिशिएंसी एंड व्हाट इज इफेक्टिवनेस। तो जो भी स्टूडेंट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वाला वीडियो नहीं देखा है, तुमको पहले एपिसोड 1, पहला एपिसोड मतलब पहला जो वीडियो है उसको देख लेना चाहिए, उसके बाद ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, जो कि हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये भी डायनामिक का मतलब है, पिछले क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। डायनामिक का मतलब होता है समथिंग विच इज एवर चेंजिंग, जो बदलता रहता है उसको बोलते हैं डायनामिक, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंगली, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मार्केट का सिचुएशन चेंज हो रहा है, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा है,
गवर्नमेंट का रेगुलेशंस चेंज हो रहा है, तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज नहीं करेंगे, अपने आप में हम बदलाव नहीं लाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे। होता है कि नहीं बताओ? कोई नया टेक्नोलॉजी आया, तुम अगर उसको चलाना नहीं सीखोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम आउटडेटेड हो जाओगे, पुराने हो जाओगे तुम, है ना। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा चैलेंज है, बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है कि मार्केट में बहुत चीज बदल रहा है, कस्टमर्स बदल रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स बदल रहे हैं, टेस्ट बदल रहा है, प्रेफरेंस बदल रहा है लोगों का, इनकम लेवल बदल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रहा है। तो ये चेंजेस के अकॉर्डिंगली अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो क्या होगा, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट क्रिएट करता है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि मार्केट के चेंजेस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ला सकता है। ठीक है, देखना, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनामिक एनवायरनमेंट, सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करते रहना पड़ेगा in the organization to match the environmental changes. The employees in the organization are generally resistant to change, मतलब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जनरली वो लोग चेंज पसंद नहीं करते। मैं तो नॉर्मली बोलता हूं कि कोई भी व्यक्ति चेंज पसंद ही नहीं करता। हर आदमी क्या है, रेजिस्टेंट टू चेंज है, मतलब कोई चीज अगर चेंज होने वाला होगा तो वो रेजिस्ट करेगा, वो मना करेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा, वो भले वो ज्यादा अच्छा क्यों ना भी हो, लेकिन लोग एक बार रेजिस्ट करते हैं चेंजेस के लिए, है ना। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो वो लोग वो चेंजेस के अगेंस्ट रेजिस्ट करेंगे, मना करेंगे, या बोलेंगे जैसा चल रहा है चलने दो, क्यों चेंज करना है। लेकिन चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, है ना। चेंज ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग बंद हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे हम लोग, है ना। एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू अडेप्ट चेंजेस विलफुली, एक अच्छा मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है ताकि एम्प्लॉयज अपने आप चेंजेस के तरफ अडेप्ट करे, चेंजेस के तरफ जाए। आज जैसे कि तुम एजुकेशन में ही ले लो ना, आज एजुकेशन कैसा था जब हम लोग, आज से 100 साल पहले का है, तो एजुकेशन कैसा होता था, पेड़ के नीचे टीचर गुरुजी बैठते थे और सब बच्चे छात्र लोग सब नीचे बैठते थे, एक एक स्लेट लेकर उसमें पढ़ाई किया जाता था। उसके बाद चेंज आया, क्या वैसे पढ़ना आजकल चल रहा है? नहीं। उसके बाद चेंज आया, ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में टीचिंग चालू हो। अब क्या हो गया, देखो, टीचर फोन में है, टीचर या लैपटॉप में है टीचर तुम्हारा, है ना, और कहां दूर दुनिया से तुमको पढ़ा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मेरे सामने स्टूडेंट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं हजारों लाखों लोगों को पढ़ा सकता हूं। दिस इज द चेंज, ये है चेंज। और अगर ये चेंज की तरफ हम अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग पुराने हो जाएंगे, हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे। आज मैं बोलूं कि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा, मेरे से कोई नहीं पढ़ेगा। आज तुम अगर बोलो कि नहीं हम ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, हम तो फिजिकली जाके ही बैठ के पढ़ेंगे, गया वो जमाना, बंद। जो फेस टू फेस है वो बंद होने वाला है, पढ़ाई ऐसे ही होने वाला है, यूट्यूब से वीडियो देख देख कर पढ़ाई होने वाला है, या अपने फोन में लैपटॉप में वीडियोस देखकर पढ़ाई होने वाला है। पढ़ाई वो पढ़ाई का वो पुराना टेक्निक है फेस टू फेस, वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहा है। तो अगर हम इसके तरफ चेंज नहीं लाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग कहीं पीछे रह जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब हर एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उसका कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी है। क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा? ज्यादा सैलरी, ज्यादा वेजेस मिले, बोनस मिले, कमीशन मिले, छुट्टी मिले, है ना। ये पर्सनल भी तो ऑब्जेक्टिव है ना। तो मैनेजमेंट क्या करता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान नहीं देता, एम्प्लॉयज का पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान देता है। और अगर ऐसा सिचुएशन होगा जहां पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होगा और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होगा, तो वो सबसे बेस्ट सिचुएशन होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है, साथ साथ में वो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का भी फायदा होगा, है ना।
देखना, एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉइज। दोनों की तरफ ध्यान देने का जरूरत है, खाली मालिक की तरफ ध्यान देने से नहीं होगा, जो काम कर रहा है उसके तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच अ मैनर दैट along with organizational goals individual goal of employee is also achieved। ऐसा सिचुएशन लाता है मैनेजर, ऐसा सिचुएशन लाने का कोशिश करता है मैनेजर जहां पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो अचीव हो ही रहा है, साथ साथ में एम्प्लॉयज का इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव होगा। ठीक है, इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न मोर एंड मोर एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन। दो चीज है, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सामान बने और एम्प्लॉय चाहता है ज्यादा से ज्यादा उसको पैसा मिले। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कर दे कि जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा सैलरी मिलेगा या उतना ज्यादा बोनस मिलेगा तुमको, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, साथ साथ में एम्प्लॉय का वेजेस भी बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हुआ एंड वेजेस बढ़ेगा तो उनका पर्सनल गोल्स भी अचीव होगा। ठीक है, employees can earn more by producing more, this will fulfill the objective of both the groups। clear है इतना? next point number 5, management helps in development of society। क्योंकि social objectives भी है मैनेजमेंट का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी की तरफ भी वो कुछ कर रहा है तो उससे क्या होगा, सोसाइटी का भी भला होगा, है ना। देखना, efficient management always has multiple objectives, they give due importance to सोशल ऑब्लिगेशन, सोसाइटी के तरफ अपना क्या ड्यूटी बनता है उस पे भी ध्यान देते हैं, टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर्स एटसेट्रा, सबके तरफ हमारा कुछ ना कुछ ड्यूटी बनता है। और एक अच्छा मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ध्यान नहीं देता, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ भी ध्यान देता है। ठीक है, it insists on providing quality goods, competitive salary and create employment opportunities। ऑब्वियस सा बात है, आज एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आता है कोई एरिया में तो ऑर्गेनाइजेशन का तो भला होता ही है, लेकिन साथ साथ में वो एरिया का भी बहुत डेवलपमेंट होगा, वहाँ रोड्स बनेंगे, वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पॉवर्टी जाएगा, तो इस सब से क्या होगा, उस एरिया का भी विकास होगा, वहाँ का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट अल्टीमेटली हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज वेल। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इतना था तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम एक और देखेंगे, हेडिंग है उसका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे चल के ये हमारा यूनिट बनेगा, ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे ना, ये सब तुम्हारा यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ये सब में आएगा तुम्हारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक एक चीज पर डिटेल में एक एक यूनिट है पूरा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक एक यूनिट है पूरा। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शंस का मतलब होता है क्या क्या काम करता है मैनेजमेंट। एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, सीरियली है पूरा। पहला है प्लानिंग, सबसे पहला काम है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग एंड पांचवा है कंट्रोलिंग। ठीक है, देखना, सबसे पहला प्लानिंग, सबसे पहला प्लान बनाना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैनेजर। सिचुएशन देखकर आगे चल के एडवांस में सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या रिसोर्सेस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आज हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये सब के बारे में प्लान बनाना इज बेसिकली नोन एज प्लानिंग। अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो आगे कुछ फिर हो ही नहीं पाएगा। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देखना, रीड करते हैं क्या बोलता है प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना, व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू कब करना है, एंड हु इज गोइंग टू डू इट ये काम को कौन करेगा। तो बेसिकली सारा क्वेश्चन पूछना अपने आप से और खुद ही उसका जवाब ढूंढना इज बेसिकली नोन एज प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन
वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम कहाँ हैं और हम फ्यूचर में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये है प्लानिंग। आज हम कहाँ हैं वो तो हमारा आज है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं पहले वो डिसाइड करके हमको प्लान बनाना पड़ेगा, तब हम जाके वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। Every manager starts with deciding in advance the objective of an enterprise and how to accomplish these objectives. Planning is the base for all other functions of management. हो रहा है कि प्लानिंग तो बेसिक है, प्लानिंग नहीं होगा तो आगे चल के और कोई भी फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो प्लानिंग में हम डिसाइड कर लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। ठीक है, ये सब हम लोग प्लानिंग में डिसाइड कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। उस काम को करने के लिए क्या क्या लगेगा, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, सब कुछ जरूरत पड़ेगा। ये सबको ऑर्गेनाइज करना इज बेसिकली नोन एज ऑर्गेनाइजिंग, है ना। देखो, आफ्टर सेटिंग अप प्लान्स, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज एंड एस्टैब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। जो प्लान बनाए हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसके बारे में सोचना। ठीक है, कौन क्या काम करेगा वो सब डिसाइड हो चुका है, अब वो कैसे करेगा, कौन हेड होगा, कौन उसका जूनियर होगा, कौन लोअर लेवल में काम करेगा, क्या क्या चाहिए काम करने के लिए, कहाँ से अरेंज करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, ये सब है बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कौन हेड होगा, हाउ मेनी यूनिट्स, उसके अंदर कितना सब यूनिट्स होगा, कितना डिपार्टमेंट होगा, ये सब डिसाइड करना। जैसे कि सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सामान रॉ मटेरियल खरीदने के लिए परचेज डिपार्टमेंट, है ना। ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे हम। हाउ मेनी पोस्ट और डेजिग्नेशंस आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में कौन कौन कितने कितने एम्प्लॉयज रहेंगे, कौन उनका हेड होगा, कौन जूनियर लेवल में काम करेगा, किसका क्या ऑथोरिटी होगा, क्या पावर होगा, क्या जिम्मेदारी होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये सब डिसाइड करना। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दी ऑथोरिटी, क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। ऑथोरिटी मीन्स बेसिकली पावर, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है ड्यूटीज। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति का अपना पावर डिसाइड करना, उसका ड्यूटीज डिसाइड करना, ये सब काम है बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है। उसका नेक्स्ट स्टेप है स्टाफिंग। स्टाफिंग का तो नाम से पता चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स निकालना, लोगों को सिलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, उनको काम पर रखना और उनको डिपार्टमेंट में डिवाइड करना, ये सब है बेसिकली द वर्क ऑफ स्टाफिंग। ठीक है। तो स्टाफिंग बेसिकली स्टाफ से रिलेटेड है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, जितना भी काम एम्प्लॉय से रिलेटेड है एवरीथिंग इज अंडर स्टाफिंग। ठीक है। देखना, staffing is the third function, या third step of a manager. It refers to recruitment. recruitment मतलब एडवर्टाइजमेंट निकालना, उनको सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना एम्प्लॉयज को, उनको काम देना और अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश करना और उनको जो तकलीफ है वो सुनना। बेसिकली एम्प्लॉय से रिलेटेड सब कुछ किसके अंदर आता है, स्टाफिंग के अंदर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेन करना, डेवलप करना, रिसेंट चेंजेस के बारे में बताना, ये सब भी है स्टाफिंग के अंदर। डिसाइडिंग द रेम्यूनरेशन, कितना पैसा मिलेगा, प्रमोशन कैसे होगा, सैलरी कैसे बढ़ेगा, बेसिकली स्टाफ से रिलेटेड जितना भी काम है सब कुछ कवर है अंडर स्टाफिंग। ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, डायरेक्टिंग का मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, डायरेक्शंस देना एम्प्लॉयज को। काम पर रख लिए, अब काम करने के लिए उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस देंगे हम लोग, क्या काम करना है, कैसे करना है, समझाएंगे तो वो लोग अच्छे से वो काम को कर पाएंगे। तो बेसिकली लीडरशिप के बारे में, लीडर बनना और लोगों को मोटिवेट करना, उसके बारे में है डायरेक्टिंग। ठीक है। देखना, वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड देयर इज ए नीड टू इंस्ट्रक्ट देम। उनको गाइड करने का जरूरत है एंड गेट द वर्क डन। काम को गाइड करके और काम को करवाने का जिम्मेदारी है। डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग देम।
सुपरवाइजिंग द एक्टिविटी, उनका काम देखना, कम्युनिकेटिंग विद देम, उनसे बातचीत करना, उनका जो प्रॉब्लम है ऊपर बताना, ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस आएगा नीचे कम्युनिकेट करना, है ना। मैनेजर एक्ट एज अ लीडर एंड गाइड देम टू राइट डायरेक्शन। तो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। बेसिकली डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या आता है, ये वर्ड्स ध्यान रखने से हो जाएगा। सुपरवाइज करना, उनको मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना और उनका लीडर बनना, लीडरशिप करना। क्लियर। अब लास्ट स्टेप है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब पता है, कंट्रोल करना बेसिकली। तो जो प्लान बनाए थे और जो एक्चुअल में हुआ उसको कंपेयर करना और देखना कि जो प्लान हम बनाए थे उसके हिसाब से हम अचीव कर पाए या फिर नहीं। जैसे हम प्लान बनाते हैं दिन में 5 घंटा पढ़ेंगे, अब हम पढ़ाई किए, हम देखे दिन में 4 घंटा पढ़े हैं। तो कंट्रोलिंग का क्या काम है, जो एस्टिमेटेड था, जो प्लान था, उसको कंपेयर करना एक्चुअल के साथ और देखना कि क्या गलती हुआ, क्या डेविएशन आया। 1 घंटा कम पढ़े तो रीजन फाइंड आउट करना, 1 घंटा कम क्यों पढ़े, और कोशिश करना कि फ्यूचर में वो गलती फिर से ना हो। दिस इज द वर्क ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, बेसिकली डेविएशन फाइंड करना। किस चीज का डेविएशन, एक्चुअल, प्लान्ड एंड एक्चुअल, ये दोनों के बीच में डेविएशन फाइंड आउट करना। ठीक है, देखो दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर। इन दिस फंक्शन मैनेजर्स ट्राई टू मैच, दो चीज का मैचिंग है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। क्या प्लानिंग किए थे और एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस हुआ। एंड इफ देयर इज नो मैच बिटवीन बोथ द मैनेजर्स, देन मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ डेविएशन। आखिर डेविएशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, फाइंड आउट करना और उसको करेक्ट करना ताकि फ्यूचर में वो डेविएशंस ना आए। ठीक है, कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर्स टू ऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शंस दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ द प्लान। मतलब कंट्रोलिंग के अंदर वो सब कुछ आता है जो हम करते हैं ताकि जो हम प्लान किए हैं उसके हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस हो। ठीक है, ये इंश्योर करना इज नोन एज कंट्रोलिंग। और अगर नहीं हो रहा है तो रीजन फाइंड आउट करना क्यों नहीं हो रहा है और उसको ठीक करना ताकि आगे चल के वो प्रॉब्लम्स फिर से ना हो। क्लियर है इतना? चलो, तो हम लोग इतना में रुकेंगे। बेसिकली हम लोग 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक है तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा हम लोग पढ़े हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू एंड